नमस्ते। आज मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हैं और इनसे बात करना इसलिए आवश्यक था कि आज से भारत एक नई अब वो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो आपदा है, मैं कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आपदा में अवसर है। एक एक वर्ग ऐसा है जो जो हरदम अ, इस सरकार का गुणगान करता है। वो कहता है बहुत अच्छा अवसर मिला है इस समय, भारत मालूम नहीं क्या-क्या कर लेगा। अमेरिका ने टैरिफ लगा के भारत को एक अपॉर्च्युनिटी दी। प्रोफेसर साहब, मैं मोटे तौर पे जो मेरी समझ में आया है, मैं दर्शकों को सिर्फ याद दिलाने के लिए, पिछले वर्ष 2024-25 में भारत ने 87 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। और ये जो नया ट्रेड टैरिफ आया है, उसको कुछ लोग ट्रेड सैंक्शन भी मान रहे हैं, क्योंकि ये इतना टफ और इतना स्ट्रिक्ट है कि वो मोर और लेस सैंक्शन जैसे है। कि उसमें सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, 3 रेट हैं। एक ड्यूटी फ्री कुछ चीजें अभी भी रखी हैं अमेरिका ने, जिसमें फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और उनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो उनको जिसके बिना काम नहीं चलेगा। ये करीब 30% ऑफ द टोटल ट्रेड होता है, जो 87 वो था। 4% का एक्सपोर्ट जो उनका ऑटो पार्ट्स हैं, उस पर 25% का टैरिफ है। लेकिन जो करीब 65% के आसपास का जो जो मामला है, जिसमें हमारा लेबर इंटेंसिव, जो मुख्य रूप से टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ये सब जो है, इस पे उन्होंने 50% का टैक्स लगाया है। जो दुनिया में इस समय जो अमेरिका में जो भी टैक्स लग रहा है, वो भारत में 50 है, कनाडा में 35, चाइना में 30, हमारे ऊपर 50। तो कुछ इस तरह का है। मैं इस पे एक ओवरऑल पहले भाई साहब आपसे पिक्चर ले लूं, और उसके बाद मेरे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न होंगे। वो ये ओवरऑल हो क्या रहा है और हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, जो अमेरिका चाहता है और अमेरिका इस समय दादागिरी कर रहा है, वो सबको दबा रहा है। ईयू को दबाया, जापान को दबाया, जो उसके क्लोजेस्ट एलाइज हैं जैसे कि कनाडा, उसको दबाया। और वो कह रहा है कि सबसे मैं कंसेशन लूंगा। तो जो सबसे अमीर अर्थव्यवस्था है, जो सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, वो अब कह रहा है कि भाई कैपिटलिज्म में मुझे जो दादागिरी करनी है वो मैं करूंगा। और इसीलिए ईयू से, जिससे उसका सबसे ज्यादा ट्रेड है, वहां पे वो 0% टैरिफ पे अमेरिका का प्रोडक्ट जाएगा, जबकि अमेरिका में जो प्रोडक्ट आएगा ईयू से वो 15% पे आएगा। तो ये एक तरफा सब हो रहा है। सिर्फ वो चाइना को दबा नहीं पाया है। ब्राजील पे भी 50% टैरिफ है, क्योंकि ब्राजील ने भी कहा कि हम बात नहीं सुनेंगे। तो इंडिया पे जो वो टैरिफ लगा रहा है, वो इसीलिए लगा रहा है कि वो इंडिया को दबाने की कोशिश में है कि 2 चीजें उसको चाहिए। एक तो रूस से हमारा ट्रेड कम हो जाए, और दूसरा हम अपना कृषि का बाजार उनके लिए खोल दें। दूध का, कृषि का, चिकन का, पोल्ट्री का, ये सारा जो वो खोल दें। अब ये हम कर नहीं सकते, दोनों कंडीशंस हम फुलफिल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि रूस से हमारा बहुत जो डिफेंस इक्विपमेंट है, करीब 50% के करीब, खासकर जो क्रिटिकल आइटम्स हैं जैसे ब्रह्मोस है, S-400 मिसाइल है, सुखोई है। तो वो अगर हम उनसे ट्रेड कम करते हैं और वो उस पर हमें फिर पाबंदी लगा देते हैं उनके सप्लाईज पे, तो हमें डिफेंस में बहुत परेशानी हो जाएगी। तो हम रूस से भी ट्रेड नहीं कम कर सकते, और कृषि में क्योंकि हमारा 44% लोग अभी भी काम करते हैं कृषि में, तो हम वहां पे भी नहीं कर सकते। वहां पे आमदनी बहुत कम है। हमारे किसान छोटे किसान हैं, 85% 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं। बहुत सारे हैं वो आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ करते हैं। उनकी ज्यादा से 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए की सालाना आमदनी है। जबकि अमेरिका का जो सबसे छोटा किसान है वो 250 एकड़ करेगा, उसके पास 10 करोड़ का कैपिटल होगा, टेक्नोलॉजी होगी, उसको 25 लाख रुपए साल की सब्सिडी मिलती है। तो हमारा किसान उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो ये 2 कंडीशंस हम फुलफिल नहीं कर सकते जो ट्रम्प चाहते हैं। फिर उनको ये पता है कि भारत की स्थिति कमजोर है। भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है जो और जगह से वो नहीं ले सकता है। अगर जैसे कि हमारे यहाँ से आईफोन जाते हैं, आईफोन और जगह से भी जा सकते हैं। जो वो एपीआई हम लेते हैं चीन से, और फिर ड्रग्स वहां सप्लाई करते हैं, वो ड्रग्स जो फार्मास्यूटिकल है वो भी और कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसलिए उनको ये लग रहा है कि मैं भारत से जो स्क्वीज करके जो अपने कंसेशन लेने वो। तो ये एक कैपिटलिज्म का क्राइसिस है, एक तरह से ये समझिए कि एक तरफा सारा हो रहा है। क्योंकि अमेरिका से बहुत बड़ी तादाद में जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी गुड्स हैं, वो उसका उत्पादन अमेरिका से जाके चीन में, भारत में, मेक्सिको में, इन सब जगह हुआ। उसकी वजह यह है कि हमारी जो वेजेस हैं वो अमेरिका से बहुत कम है। अमेरिका में जो मिनिमम वेज है वो $7.25 प्रति घंटा है,
और काफी जो राज्य हैं वहां पे $15 प्रति घंटा है, और खासकर जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह है वहां पे $25-30 प्रति घंटा है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक दिन में जितना वहां का वर्कर कमाता है वो हमारे यहाँ 2 महीने में कमाता है। तो इसलिए जो हमारा जो उत्पादन है वो सस्ता पड़ता है, और इसीलिए जो मल्टीनेशनल ने बहुत बड़े लेवल पे वो कर दिया। अब ट्रम्प कह रहे कि नहीं, ये आप वापस अमेरिका लाओ। अब वापस अमेरिका लाने के लिए फिर उनको हाई टैरिफ चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के बिना वो हो नहीं सकता। तो इसलिए उनकी जो मंशा है वो ये है कि ये सारा जो उत्पादन है वो उनके कंट्रोल में अमेरिका में हो, जबकि वो संभव नहीं है। क्योंकि अगर वो जो प्रोडक्शन अमेरिका में होगा तो वो दाम बढ़े होंगे, अगर वो भारत और जो चीन वगैरह से माल पे जो टैरिफ लगा देते हैं तो वहां पे दाम तेज हो जाएंगे। तो उनकी जो दादागिरी है वो तब तक ही संभव है जब तक कि बाकी लोग उस पे एक्सेप्ट कर लें और जब उसको वो करें। तो यही हो रहा है कि सबको दबा दिया है उन्होंने, तो सोचते हैं अब इंडिया को भी दबा के और जो कंसेशन लेने हैं वो कंसेशन ले लेंगे। तो ये एक मतलब जो सिचुएशन है उसमें जो WTO में के अंदर हम लोगों ने सब जो नेगोशिएशन किया था उसके आधार पे हम लोगों ने अपने टैरिफ वगैरह फिक्स किए थे, वो सब उन्होंने दरकिनार कर दिया है। तो इसने WTO का जो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम था वो एक तरह से उन्होंने खत्म कर दिया है। जी जी, मैं अरुण भाई सब समझने के लिए, क्योंकि जब WTO और गैट ये सब हो रहा था तो उस समय बहुत से मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि ये भारत के लार्जर लॉन्ग रन में ये हित में नहीं है, लेकिन ठीक है जो हुआ। तो आज इफेक्टिवली मेरे दो प्रश्न एक साथ में पूछ ले रहा हूँ। WTO का एक तरह से अब वजूद नहीं, क्योंकि अमेरिका उसको मान ही नहीं रहा है। इस तरह से बहुत से जो इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग या ट्रीटीज या और संगठन है अमेरिका नहीं मानता है। वो पेरिस डिक्लेरेशन से बाहर हो गया है, एनवायरमेंट भी मैं नहीं मानूंगा, ये भी नहीं मानूंगा। मेरा एक चीज जो इमीडिएट फर्क है, जैसा पेपर में खबरें आ रही हैं कि जो तमिलनाडु का जो वो है सूरत में, नोएडा में, जहां पे टेक्सटाइल हमारा है वो बहुत तुरंत अफेक्टेड हो रहा है। वहां पे लोगों की नौकरी जा रही है, रोजगार जा रहे हैं। मैं इस पे जरा मतलब ये क्या क्वांटिफाई किया जा सकता है, कितनी नौकरी जा रही है, कितने हो जा रहा है, और इसका इफेक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी पे? देखिए, ऐसा है कि अभी ट्रम्प साहब के आने के पहले हमारा जो सामान वहां जाता था उस पर एवरेज में 3% टैक्स लगता था, और वो 3% का अब 50% हो जाएगा। तो फिर एकदम से असर पड़ेगा, और जो बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें पाकिस्तान पे 19% है, बांग्लादेश पे कम है, वियतनाम पे कम है, चीन पे कम है, तो उनका माल वहां हमारे माल से सस्ता बिकेगा। हालांकि उस पर भी टैरिफ लगेगा तो उसके भी दाम बढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो दाम है उससे वो कम पे वहां बिकेगा। तो इसलिए तुरंत हमारा एक्सपोर्ट तो इन चीजों का खत्म हो जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि सूरत से, तिरपुर से, बाकी और जगह पे जहाँ पे जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारे जो मरीन प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, सब पे असर पड़ेगा, और ये सब लेबर इंटेंसिव है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी होता है, उसके ऊपर हमारे असर पड़ेगा। तो उससे जो हमारा बेरोजगारी है जो ऑलरेडी काफी हाई है वो और उस पर असर पड़ेगा। और क्योंकि ये बहुत सारे छोटे यूनिट्स हैं, इनके पास बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं होता है, तो ये बहुत ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएंगे जब तक कि सरकार इनको कुछ मदद न करे। लेकिन सरकार भी इतनी सब्सिडी नहीं दे पाएगी जितना कि सब्सिडी रिक्वायर्ड, क्योंकि जो एक्सपोर्ट मार्केट होता है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। उसमें सभी जो मतलब छोटे छोटे मार्जिन पे जो सेल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहीं जो 10% 20% का मार्जिन लेके अपना जो दाम कम कर देंगे, उससे भी असर नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है इस पे काफी असर पड़ेगा, और इसीलिए सरकार की कोशिश है कि सरकार कह रही है कि अब हम टैरिफ कम कर, हम GST कम कर देंगे। GST कम करने का उनका मंशा ये है कि जो GST जिन चीजों पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज पे, उनके दाम कम हो जाएंगे, और अगर उनके दाम कम हो जाएंगे तो फिर वो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन उसका एक्सपोर्टर्स पे असर नहीं पड़ेगा। जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पे तो GST वगैरह लगता नहीं है, उनको तो सेट ऑफ मिल जाता है, तो इसलिए उन पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी अर्थव्यवस्था में कोशिश रही है कि डिमांड को हम बढ़ाएं। लेकिन GST जो है वो संगठित क्षेत्र पे करता है, और संगठित क्षेत्र पे GST लगता नहीं है। तो जो संगठित क्षेत्र को तो फायदा पहुंचेगा इसका, लेकिन असंगठित क्षेत्र जहाँ पे 94% लोग काम करते हैं उनको फायदा इसका नहीं पहुंचेगा जो GST में कट किया। उसी तरह पहले इनकम टैक्स में कटौती की गई थी, तो वो भी ये करीब 2.5-3 करोड़ लोग ही हैं जो इफेक्टिवली जिनको फायदा पहुंचेगा।
उसमें 145 करोड़ में से 2.5-3 करोड़ का ही जो वहां पे डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से अपना डिमांड को बढ़ाने का, उसका असर इतना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अनिश्चितता जब हो जाती है तो फिर इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है। तो हमारे को जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था वो वैसे ही कमजोर चल रहा था क्योंकि डिमांड नहीं थी। अब इसकी वजह से डिमांड कम होने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे और ज्यादा असर पड़ जाएगा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब कम होगा तो उसका भी असर ये होगा कि हमारा जो उत्पादन है उस पर असर पड़ेगा। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि हम ना इधर के ना उधर के, क्योंकि चीन भी हमें स्क्वीज कर लेता है, रूस भी हमें जो टेक्नोलॉजी के मामले में हम उस पर निर्भर हैं, अमेरिका पे भी निर्भर हैं। तो हमारी जो कमजोरी है वो टेक्नोलॉजी है। जी 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 जी। मैं प्रो साहब, मेरे दो अलग अलग इसलिए प्रश्न हैं कि आज आपसे आप हैं तो मुझे लग रहा है कि इस पे आपसे एक रिएक्शन ले लूं। क्रूड को लेके बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि क्रूड को हम समझ रहे थे कि भाई अमेरिका पहले जिस तरह की बात कर रहा था कि आप रशिया से कम लीजिए कुछ, लेकिन जेडी वेंस जो उनके उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि हम इसलिए क्रूड आपके ऊपर ज्यादा वो कर रहे हैं कि आप रशिया के चोट पहुंचे, आपको दर्द हो तो रशिया को दर्द हो और रशिया उसके साथ वो करके यूक्रेन वॉर खत्म करे। ये कुछ अजीब सी चीज है, मतलब हमें वो इसलिए दबा रहे हैं कि रशिया को दिक्कत हो। लेकिन मैं क्रूड में एक चीज और कह दूं, वो एक बात और बार बार निकल के आ रही है कि यूरोप भी क्रूड और एलएनजी लेता है रशिया से, चाइना भी लेता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई यूरोप तो पूरा सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेता है। और ये बहुत से जगह आर्टिकल आ रहे हैं कि अमेरिका में ये बिल्कुल एक ओपिनियन है कि भारत में आम नागरिक को सरकार ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, वो केवल बड़े आदमियों की जेब भरी गई। और उसमें भी खास करके वो अंबानीज का नाम ले रहे हैं, जहां पे कहा जा रहा है मुकेश अंबानी का 16 बिलियन यूएस डॉलर का इस क्रूड ट्रेड में जो अभी हुआ है, क्योंकि वो यहाँ वो टोटल इंपोर्ट किया और टोटल एक्सपोर्ट कर दिया उन्होंने इस देश में। वो इसको लेके भी एक नैरेटिव है कि भारत को इसलिए हम टैक्स लगा रहे हैं, जब तुम अपने आदमियों को कुछ दे ही नहीं रहे हो, अपनी जनता को कुछ ख्याल ही नहीं रख रहे हो, तो 2-3 पूंजीपतियों को ही केवल तुम फायदा पहुंचा रहे हो। मैं इस पे एक लार्जर क्वेश्चन, दे आर मेकिंग इट एज अ पॉलिटिकल टूल। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं, अंबानी का है, बाकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने भी वहां से क्रूड लिया और उसको बेचा, तो सबका प्रॉफिट तो बना। लेकिन जो ये जेडी वांस साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो असली बात वो नहीं है। वो असली बात ये है कि वो भारत को दबा रहे हैं और दबाने का एक मौका मिल रहा है कि रूस से हम वो लेके और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो जो वहां से क्रूड आता है सस्ते दाम पे, उसका जो हम रिफाइन करके यूरोप में बेचते हैं, बाकी जगह प्रॉफिट जो प्राइवेट सेक्टर भी बना रहा है, पब्लिक सेक्टर भी बना रहा है, आम आदमी। ये अगर आम आदमी की उनको जरा भी फिक्र होती तो वो हमारा कृषि क्यों खुलवाना चाहते? वो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जिसमें इतना एम्प्लॉयमेंट है, उसको क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? उनको हमारे आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। वो बड़े ट्रांजैक्शनल है। वो कह रहे हैं कि हमारी दादागिरी चलेगी दुनिया में, जो हम कहेंगे वही होगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि शेर मेमने को कह रहा है कि तूने जब पानी नीचे से पिया वो झूठा हो गया, जबकि वो पानी तो नीचे से, तो शेर तो खाना ही चाह रहा है, तो शेर तो कोई ना कोई बहाना बनाएगा। तो इसीलिए वो जेडी वांस ने भी कहा, बेसन ने भी कहा, नवारो ने भी कहा, ये सब बहानेबाजी है कि भारत को पुल डाउन करना है, भारत को एक उसकी जगह दिखानी है कि भाई आप दुनिया के उसमें कोई मैटर नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो वो कर रहे हैं वो सिर्फ ये कि भारत को नीचे करना है, भारत को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करके, और वो जैसे उन्होंने कहा कि हमने तो जब समझौता करा दिया, ये सारी बातें एक तरह से भारत और जब पाकिस्तान को इक्वेट करके, और जो उनका स्ट्रेटेजिक वो है, स्ट्रेटेजिकली तो वो चाहते हैं कि भारत जो चीन के खिलाफ खड़ा हो जाए। और जो अगर भारत ब्रिक्स में है तो वो पूरी तरह से वो नहीं है। और ये उन्होंने कहा भी है कि स्ट्रेटेजिक अगर आपको जो होना है तो आपको स्ट्रेटेजिकली फॉलो भी करना पड़ेगा। वो नहीं चाहते कि भारत ब्रिक्स का हिस्सा बने। इसीलिए भारत की स्थिति खराब है, क्योंकि एक तरफ वो ब्रिक्स का हिस्सा होकर चीन और रूस के साथ है, और बाहर जो वो है तो क्वाड के साथ जो चीन को एनसर्कल करने का है। तो इस समय जो कोल्ड वॉर चल रही है, एक तरफ रिच नेशंस हैं, दूसरी तरफ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह हैं, उसमें हम फंस गए हैं, क्योंकि उसमें ना हम इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। जबकि अमेरिका कह रहा है कि भाई आप पूरी तरह से हमारे साथ आओ, और जो हम पूरी तरह उनके साथ जा नहीं सकते, क्योंकि जो उनकी शर्तें हैं वो हम मान नहीं सकते।
और हम पूरी तरह से चीन और रूस की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखें तो हमने क्वाड करते हुए चीन को एनसर्कल करने का और चीन के खिलाफ हमारी जो एक तरह से कोशिश है कि एनसर्कल कर लें, तो वो हम बीच में फंस गए हैं इनके बीच में। जी, मैं उस क्लैरिटी के कि विदेश नीति की क्लैरिटी तो सभी को, किसी को नहीं समझ में आ रही। मैं एक प्रश्न और पूछ ले रहा हूं, क्योंकि उस पे मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि वो एक बहुत बड़ा तोहफा इस देश के लोगों को, कुछ डबल धमाका, डबल तोहफा क्या क्या देने वाले हैं इस दिवाली में। बार बार ये बात हो रही है कि राहुल गांधी एक बात को कहते थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये तो जीएसटी को जो है, जीएसटी में वो बहुत कुछ कहने को जा रहे हैं कि हम जीएसटी में एक बड़ी राहत देने जा रहे हैं। मेरी दो चीजें, और वो ये भी कह रहे हैं कि एसएमईज को इससे बहुत फायदा होगा। मुझे तो लगता है कि एसएमईज को हमने इतने अंदर दफन कर दिया है इस देश में कि वो तो अब तक अपने उसको खोल के कब्र को तोड़ के बाहर निकलने में बड़ा टाइम लगेगा। ये मैं जीएसटी पे आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये बहुत लेट कदम उठा रहे हैं, अब उससे क्या फायदा होगा? ठीक है, राहत मिलेगी, लेकिन एसएमईज पे उस पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा वो समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, जो जीएसटी है उसमें हमने जो स्मॉल और माइक्रो सेक्टर है उसको बाहर रखा है, उस पे वो जीएसटी नहीं लगता है ना? या वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है जहां पे कि 1% टैक्स लगता है, लेकिन उसी का नुकसान जो उनको स्मॉल और माइक्रो सेक्टर को है, क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता और वो इनपुट क्रेडिट दे नहीं पाते हैं। तो जो जीएसटी है वो, जैसे अरुण जेटली जी कहते थे कि 5% यूनिट्स 95% जीएसटी पे करते हैं, तो 5% कौन है? वो बड़े यूनिट्स हैं। तो जहां जो जीएसटी में आप कटौती करेंगे तो उससे जो हमारे बड़े यूनिट्स हैं उनको ही फायदा पहुंचेगा, उनका माल सस्ता होगा। लेकिन जो हमारा स्मॉल और मीडियम और माइक्रो सेक्टर है उसको इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो वहां पे डिमांड जो बढ़ेगी नहीं। और ये नोटबंदी के बाद हुआ है कि स्मॉल और माइक्रो सेक्टर जब पिटता चला जा रहा है और वो गिरावट पे है, और जो हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो बढ़ रहा है। तो ये जो ट्रेंड है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और ज्यादा तेज हो जाएगा और स्मॉल और माइक्रो है उसको और ज्यादा नुकसान हो जाएगा इससे। तो यानी कि जो अभी कटौती की बात की जा रही है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है, वो सिंप्लीफिकेशन तो है कि आपने जो टैक्स रेट्स कम कर दिए, दो जो टैक्स रेट बीच में थे उनको हटा दिया और जो टैक्स रेट्स कम हो जाएंगे। लेकिन उसका असर ये होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर फायदा में होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और गिरावट पे होगा। और उसका एक और जो असर ये होगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाएगा, न कि वो स्मॉल और माइक्रो। और वहीं पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे ऑटोमेशन है, मैकेनाइजेशन है। तो इसलिए जो हमें करना चाहिए, हमें मार्केट क्रिएट करना है, तो हमें कृषि को मदद देनी पड़ेगी। जैसे एमएसपी है, एमएसपी अगर होगा तो कृषि में जो इनकम बढ़ेगी। उसी तरह स्मॉल और माइक्रो को अगर करना है तो हमें उनको जो मदद करने के लिए जीएसटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये रिफॉर्म नहीं है। रिफॉर्म का मतलब है कि हमें जो इनपुट क्रेडिट की जो परेशानी है स्मॉल और माइक्रो को, उससे उनको हटाना है। उसके लिए जीएसटी का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। वो जीएसटी का रिफॉर्म हम कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो अभी जीएसटी में जो कदम बताए जा रहे हैं उससे जो स्मॉल और माइक्रो है उसको फायदा नहीं पहुंचने वाला है। जी, मैं लास्ट क्वेश्चन अरुण भाई साहब पूछ लूं, क्योंकि एकदम से उसको भी बहुत कस के प्रचारित किया जा रहा है कि हमारी जो रिजर्व है वो दुनिया का चौथे नंबर का रिजर्व हो गया और हम 5 ट्रिलियन और हम क्या क्या कर रहे हैं। उसका जरा हमारे दर्शकों को एक बार समझा दीजिए, उस रिजर्व से हमें क्या, भारत बहुत आर्थिक रूप से पूरी दुनिया की एक बड़ी शक्ति बन गया सिर्फ उस रिजर्व के होने से? उसका क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, रिजर्व का मतलब है कि आपके पास जो है एक फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है। वो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कैसे आता है? अगर आपका ट्रेड में सरप्लस है तो आप उसको कमाते हैं, या आपके यहाँ कैपिटल मूवमेंट है यानी बाहर से कैपिटल आ रहा है तो उसके उसमें। पर जो कैपिटल आता है वो तो एक तरह से एक बोरोइंग है, वो वापस भी जा सकता है। तो जैसे चीन है उसने तो रिजर्व को अर्न किया है थ्रू ट्रेड, मतलब उनका जो एक्सपोर्ट सरप्लस है उसके बेसिस पे, यानी कि वो पैसा बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हमारा जो रिजर्व है वो बाहर जा सकता है क्योंकि वो कैपिटल मूवमेंट से आया है, जो हमारे स्टॉक मार्केट में आया, बाकी और जगह इन्वेस्टमेंट वगैरह आया। तो हमारा जो रिजर्व है वो इतना स्टेबल नहीं है जितना कि चीन का है। तो इसलिए हमें उसका असर पड़ेगा। और अभी अगर हमारा ट्रेड जो अमेरिका के साथ कम हुआ तो फिर उसका असर ये होगा कि हमारा रुपया डॉलर के मुताबिक कमजोर पड़ेगा। और जब रुपया कमजोर पड़ेगा तो यहाँ से जो कैपिटल बाहर से आया हुआ है वो और बाहर जाएगा,
ऑलरेडी जब वो अगस्त में सुनने में आ रहा है कि कैपिटल बाहर जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गड़बड़ा गई है। फिर हमारे यहाँ जो क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है उसके चलते भी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जब बिगड़ जाती है तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो वो जब बाहर जाएंगे तो फिर वो कैपिटल बाहर चला जाएगा। तो इसलिए हमारा रिजर्व इतना स्टेबल नहीं है जितना कि चीन का है। उनके पास $3.5 ट्रिलियन का रिजर्व है, हमारा तो $650-700 बिलियन का है और वो बॉर्डर के आधार पे कैपिटल मूवमेंट के आधार पे है। तो इसलिए हमारे स्थिति इतनी स्टेबल नहीं है जितनी कि चीन की या जापान की या और जो देश हैं जिनका रिजर्व हमसे कहीं ज्यादा है, वो उन्होंने अर्न किया हुआ है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा और हमें अपना इंटरनल मार्केट उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हमारे यहाँ जो 94% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, उनकी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि उनकी जो डिमांड यहाँ बढ़े, क्योंकि वो डिमांड नहीं बढ़ रही थी इसीलिए हमारा असंगठित क्षेत्र गिरावट पे था। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 2% के आसपास है, 6.5% के आसपास नहीं है। तो अभी हमारी अर्थव्यवस्था $3.7 ट्रिलियन की नहीं, वो $2.7 ट्रिलियन की है। तो अभी हम चौथी बड़ी या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, अभी हम 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब तक कि हम अपनी नीतियों को बदलेंगे नहीं, माइक्रो स्मॉल और एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम इस सिचुएशन से कोप नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि हमें लॉन्ग टर्म में शिक्षा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ही हम पिछड़ गए हैं। चीन 3% जीडीपी का खर्च करता है R&D पे, हम 0.65% करते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है, तो वो R&D में बहुत ज्यादा हमसे आगे निकल गए हैं। जब तक वो नहीं होगा तो हम फंसे ही रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच अरुण भाई साहब बातचीत करने के लिए। और मेरे ख्याल में इसका इफेक्ट शायद 10-15 दिन में जब एक्चुअल पड़ने लगेगा, जब एक्सपोर्ट रुकने लगेंगे, तब एक बार आपको फिर से आपसे कुछ समझने के लिए आपको फिर तकलीफ देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।